हिंदी क्लब के धमाका सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। पिछले वीडियोस का टारगेट था 300 लाइक का, जो पूरा हो चुका है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो का भी टारगेट है 300 लाइक का। अभी आप देख रहे हैं हिंदी क्लब के धमाका सीरीज का पार्ट 2 गणित का वीडियो। अगर ये वीडियो भी पसंद आता है तो लाइक जरूर दबाइए। जैसे ही 300 लाइक होगा तो इसका फाइनल पार्ट आएगा, पार्ट 3। उसके बाद पूरा मैथ आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा धमाका सीरीज के अनुसार। इसके साथ ही अगर स्पीड से संबंधित समस्या हो रही होगी, यानी अगर स्पीड आपको ज्यादा लगता है तो कम कर सकते हैं, अगर कम लगता है तो ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर में 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने एक विंडो खुल के आएगा। वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे प्ले बैक स्पीड। ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। बीच में रखेंगे यानी नॉर्मल पे रखेंगे तो आपका स्पीड यही रहेगा, और आगे क्लिक करेंगे यानी नीचे में तो आपका स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगा। इस पीडीएफ में जो भी लाइंस आपको दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे लाइंस याद कर लीजिए, साथ में समझ भी लीजिए। थोड़ा सा समझाते हुए इस वीडियो को चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखा जाए तो हमने पार्ट 1 में जहां कंप्लीट किया था वो था गणित में त्रुटियां। ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, यानी किस प्रकार वो रचना करते हैं, ये त्रुटियां बोध कराती है। कभी भी ऑप्शन ये टिक मत कर दीजिएगा कि गणित में जो त्रुटियां हो ही नहीं सकती है, गणित में जो त्रुटियां होती है वो बेकार होती है, किसी अन्य ऑप्शन दे, तो इस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये उसके बच्चे की सोच को दर्शाती है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पिछले वीडियोस में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या था कि इस नंबर पॉइंट में था, कक्षा 3 में चतुर्थांश मींस 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए उचित अनुक्रम कौन सा होगा, फिर से जान लीजिए। ये पहला होगा ठोस पदार्थ लेकर उन चतुर्थांशों को बांटना। कोई भी ठोस पदार्थ लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको बांटते हैं। को 1/4 भागों में बांटना होगा कि ये 4 हो गया, 1 2 3 4। इसके बाद अगला जो होगा वो होगा आपका, ये 1 नंबर हो जाएगा। अगला होगा ये 2 नंबर में होगा। चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, यानी पहले ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांट देंगे, फिर चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे। इसके बाद हम चतुर्थांश के प्रतीक यानी सिंबल को लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, श्यामपट्ट पे सिंबल को लिखेंगे। सबसे लास्ट में सिंबल होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आज जहां से स्टार्ट करना वहां से। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्रतिकारी युक्ति। ये होता क्या है, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेजी से आपने देखा होगा कि जोड़ देते हैं किसी भी चीज को। जैसे में उनसे कहा जाए कि आप जोड़ के दिखाइए, क्या जोड़ के दिखाइए, तो उनसे कह दिया जाए 38 + 50 जोड़ के दिखाइए। वो तुरंत जोड़ के बता सकते हैं कि 38 + 50 कितना होता है। ये बच्चे कैसे करते हैं कि कुछ एक फॉर्मूला को अपनाते हैं, उस युक्ति को कहते हैं प्रतिकारी युक्ति। इसमें करते क्या है, तो यह योग करने की एक युक्ति है, ये जोड़ करने की एक युक्ति है। नजदीक दूर देखकर जोड़ घटाकर निकाल लेते हैं, मतलब नजदीक और दूर देखकर जोड़ घटा के निकाल लेते हैं। जैसे 38 + 50 जोड़ना है तो इसको नजदीक दूर देख के क्या करेंगे, तो 38 है, 38 को मान लेंगे ये 40। 38 को क्या मानना है, 40 को। 40 + 50 कितना होता है, 90 होता है। 90 में से 2 घटा लेंगे, 2 घटा के जितना आएगा वो इनका आंसर हो जाएगा। यानी कितना आ रहा, ये आ रहा 88। तुरंत बता देंगे 88। यानी उन्होंने क्या किया, 38 को इन्होंने 40 किया, 40 को 50 से इन्होंने जोड़ दिया। 40 + 50 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में से यहां क्या किए थे, इन्होंने 2 जोड़ा था, तो यहां पे क्या किया कर दिया, 2 इन्होंने घटा दिया, आ गया 88 यानी 88। तो ये है इनका प्रतिकारी युक्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यह है आपका अध्यारोपण। अध्यारोपण क्या होता है कि अध्यारोपण वह सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है जिससे 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना सुगमता से की जाती है। अगला पॉइंट है विषयात्मक ध्येय। यह क्या है, तो क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता कहलाती है विषयात्मक ध्येय। जैसे विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता क्या कहलाएगी, तो यह अधिगम का उद्देश्य विषयात्मक ध्येय उल्लेख करता है। अगला पॉइंट है आपका शून्य का परिचय कब कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीटेड में पूछा भी। ये जितने ऑप्शन आपके आ रहे हैं, जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे सीटेड में पूछे गए प्रश्न के हैं और उसको डीपली भी थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है।
जैसे में अगला पॉइंट है शून्य का परिचय कब कराएंगे। तो बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय कराया जाता है। बच्चे में कब कराएंगे कि बच्चे को संख्या का ज्ञान हो जाएगा, यानी उसे पता चल जाएगा संख्या क्या होती है, 1 2 3 जो होता है। इसका ज्ञान होने के बाद किसका परिचय कराएंगे, शून्य का परिचय कराएंगे, तो वो समझ भी पाएगा, यानी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, यानी शून्य। इसके बाद आगे है आधे की संकल्पना। आधे जानते हैं ना, आधा किसको कहा जाता है, आधा आप जानते होंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1/2। तो ये कैसे आप कराएंगे, आधा अगर किसी बच्चे को सिखाना है तो कैसे आप सिखाएंगे, किस क्रम के अनुसार सिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी पिछले वीडियोस में हमने बताया कि किस तरीके से 1/2 पे पहुंचना हो या किसी भी चिन्ह पे पहुंचना हो, सिंबल पे पहुंचना हो, तो ये किस तरीके से समझाया जाता है, उसका क्रम भी हमने बहुत पहले से आपको बता रखा है। 4 स्टेप में होते हैं, कभी कभी 3 स्टेप दिया जाता है, कभी कभी 4 स्टेप दिया जाता है। चलिए हम देखते हैं 4 स्टेप कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला स्टेप है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना। हमने 1/4 से संबंधित आया था, 1/4 के बारे में बताया था। वहां पे भी हमने बताया था कि एक ये इस तरह का मिठाई का डब्बा वगैरह कुछ ले लेते हैं और उसके बाद उसको 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक वही चीज यहां पे भी है और ये रिपीट होता है, कभी आधे को पूछेगा, कभी 1/4 को पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, लेकिन यही चीज पूछा जाता है और सीटेट में बार बार ये पूछा जाता है। तो यहां हम सीख रहे हैं 1/2 यानी आधे कैसे सिखाएंगे, किस क्रम में सिखाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना। बहुत सारे पदार्थों को क्या करते हैं, वो मूर्त पदार्थों को, मूर्त मींस क्या होता है, ठोस। मूर्त मींस क्या होता है, ठोस, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, उसको क्या करेंगे हम आधे में विभाजित करेंगे। यानी मान लीजिए कोई पदार्थ है मूर्त, मान लीजिए चॉकलेट का डब्बा या कुछ भी हम लेके आए, उसको आधे में विभाजित करेंगे। आधा मतलब 2 भागों में विभाजित कर देंगे, आधा आधा, ये आधा नहीं हुआ लेकिन आधा आधा। मान लीजिए ये पदार्थ हो गया, अब इसको आधा आधा 2 भागों में विभाजित कर देंगे, तो ये 1/2 को दर्शाता है। तो ये कोई मूर्त पदार्थ लेंगे, इसको ऐसे बांटेंगे। इसके बाद क्या लिखा गया, अगला पॉइंट, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना। अब कहानी या शब्दों के प्रयोग से क्या करेंगे, आधा को प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, चित्र दिखाते हैं जिसमें आधा प्रदर्शित करना होता है। इसके बाद चित्र दिखाएंगे जिसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है और लास्ट में आधा का चिन्ह लिखना। उसके बाद सबसे लास्ट में मेरा जो मेन मोटो है वो है 1/2 लिखना। 1/2 क्या करना, लिखना का, लास्ट में क्या करेंगे 1/2 चिन्ह लिख देंगे। तो ये सारा चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया और इसे याद भी रखिएगा। इसके बाद एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, खुला अंत वाला प्रश्न। ये मैथ में ही नहीं, ईवीएस में भी पूछा जा सकता है, किसी भी सेक्शन में पूछा जा सकता है। एक होता है खुला यानी ओपन अंत वाला प्रश्न, ओपन इंडेड आपका क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन अंग्रेजी में भी आता है ओपन इंडेड क्वेश्चन, और बंद अंत वाला प्रश्न यानी क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्या होता है, जो खुला हुआ हो, जिसका उत्तर एक नहीं हो, जिसका उत्तर क्या हो, एक नहीं हो, एक से अधिक हो, बहुत सारे हो और कोई कुछ भी दे सके, वो होता है खुला अंत वाला प्रश्न। जैसे मैं जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट में, उसमें से आंसर क्या था आपका, कोई 2 संख्याएं लिखे जिसका गुणनफल 45 हो। कोई 2 संख्याएं लिखे जिसका गुणनफल 45 हो, तो 45 लिखने के लिए क्या करेंगे, 9 × 5 = 45। ये भी हो सकता है 9 × 5 = 45 की जगह कुछ और भी हो सकता है। इसको तोड़ेंगे तो बहुत सारे हो सके, 15 × 3 = 45। तो ये अलग अलग तरह के आंसर आ सकते हैं, इसलिए ये क्या है, खुला अंत वाला प्रश्न है, यानी अलग अलग जब आंसर है। दूसरा है बंद अंत वाला प्रश्न। जैसे बंद अंतर वाले का प्रश्न क्या होगा कि जिसका एक ही आंसर आए, जिसका क्या हो, एक ही आंसर आए और सभी का लगभग एक ही हो, लगभग नहीं, सभी का आंसर वही हो, वही आपका बंद अंत वाला प्रश्न होता है। जैसे 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो 15 × 3 = 45 होता है, ठीक है। अब इसके बाद लिखा गया आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। अब ये भी आप गुणा करके लिखेंगे कि 15 को इस तरीके से गुणा किया, सारे लोग गुणा वही चीज बताएंगे, तो ये इस तरीके से गुणा हुआ, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका बंद उत्तर वाला प्रश्न हो गया। संख्या रेखा पे 15 को प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। अब एक ही चीज को 3 बार कहें, 5 बार कहें, 10 बार कहें, लेकिन कर तो वही रहे, संख्या रेखा पे 15 का मान ही ज्ञात कर रहे हैं। तो ये जो हुआ ये क्लोज्ड हुआ, सारे लोग एक ही तरह से कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला जो है खुला अंत वाला प्रश्न, इसमें होता है कि कोई 2 संख्याएं लिखी जिनका गुणनफल 45 हो। जैसे हम आपसे पूछ दें नॉर्मल सा क्वेश्चन आपका खुला अंत वाला प्रश्न का, जैसे आप अगर प्रधानमंत्री बनते तो क्या करते, अगर आप प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या करते हैं। अब इसका उत्तर आपसे पूछ दीजिए, चाहे क्लासरूम में पूछ दिया आप लोग प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। अब इसका मतलब यह हो गया कि आप उत्तर क्या देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। उस बच्चे से उस बच्चे का सोच अलग है, वो कुछ और उत्तर देगा।
वो कुछ और उत्तर देगा। कोई ये लिमिट नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर लिमिट नहीं है। अगर हम कहें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, वो कितनी शब्द में क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंडेड हो जाएगा। यानी आप लिखित दे सकते हैं कि इतना दूरी है, ये फिक्स है कि इतना दूरी है, लगभग में इतना दूरी लिख के बता सकते हैं, एक ही आंसर होगा सबका। कितना देर में प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है, इसका भी लिखित आंसर है। को जिसका लिखित लगे आंसर इसका हो सकता है, वो होता है आपका बंद उत्तर वाला प्रश्न। जिसका आपको लगता है कि इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं, वो होता है खुला अंत वाला प्रश्न। जो खुला हुआ है, ओपन है, उसको इंड नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। एक हमेशा पूछा जाता है शाब्दिक प्रश्न। शाब्दिक प्रश्न होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। शाब्दिक प्रश्न से पहले मौखिक प्रश्न के बारे में बताया था हमने, मौखिक के बारे में चर्चा किया था ऊपर में, वो याद होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे में हम लोग प्रैक्टिकल रूप से जब बातचीत करते हैं तो हो सकता है कुछ मैं आपसे पूछूं, उसका जवाब आप देते हैं, बस यही है शाब्दिक। यही है क्या, शाब्दिक। शाब्दिक मींस क्या हो गया, शब्द। शब्द, हमने शब्द में आपको पूछा और शब्द में आपने उत्तर दिया। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को योग यानी जोड़ सिखाने के लिए एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति क्या है। सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति, सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है आपका जोड़ यानी योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करें। योग को क्या करें, शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करें। और ये सबसे लास्ट स्टेज में आता है शाब्दिक प्रश्नों वाला, क्योंकि बच्चा सब कुछ सीख गया है। अब ये क्या हुआ, अब हम पूछ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल रूप से बता रहा है। इसके बाद भी सिंबॉलिक लिखने वगैरह इसके बाद आता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हम उससे कुछ पूछे और वो हमको जवाब देते, या ना इसका मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट वो समझ गया। अब इसके बाद लिखने वाला काम होगा, यानी 1/2 वाला जो हम बता रहे थे कि आपको चित्र दिखाना है, चित्र दिखा के क्या करना है, आपको 1/2 लिख देना है। तो इसके बाद वाला कंसेप्ट है, ठीक है। शाब्दिक प्रश्न भूलिएगा नहीं, शाब्दिक प्रश्न हो गया, पूछा जाता है शाब्दिक प्रश्न। तो ये होता है आपका, जैसे जोड़ सिखाना है कि जोड़ कैसे सिखाया जाएगा, को जोड़ सिखाया जाएगा आपको, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना। अगला एक आता है हमेशा प्रश्न, समुच्चयन संरचना की शाब्दिक प्रश्न समस्या। ये क्या होता है, समुच्चयन क्या होता है, समुच्चयन, समुच्चयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कुछ समुच्चयन का शाब्दिक अर्थ संग्रह है। देखिए इसमें लिखा भी गया, समुच्चयन से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से, वस्तुओं के क्या है, संग्रह से, उसके इकट्ठा होने से संबंधित है। जैसे एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं। एक टोकरी में कितना है, 15 को संतरा है, दूसरी टोकरी में कितना है, 17 संतरा है। सब मिला के कितने संतरे हुए हैं, तो इसके लिए क्या करेगा, समुच्चयन करेगा, इकट्ठा करेगा। हाँ, यहाँ 15 है और ये 17 है, 15 और 17 कितना हो गया, तो इतना हो गया, 7 5 12, 1 1 2 1 3, यानी 32 हो गया। ऐसे जोड़ेंगे। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। एक टोकरी में 5 सेब है एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए। 5 सेब है, 7 सेब और डाल दें। अब इस टोकरी में कितने सेब है, यानी क्या करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे 5 और 5, ये पहले से था और 7 और आ गया सेब को, 5 7 7 5 कितना हो गया, 12। तो ये किसका उदाहरण है, समुच्चयन का उदाहरण है। समुच्चयन संरचना का शाब्दिक समस्या प्रश्न है। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हम ऊपर में पिन कर देंगे। समुच्चयन का भी, संवर्धन का भी लिख दीजिए अंग्रेजी में, दोनों को क्या कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में वही शब्द होते हैं। कभी कभी समुच्चयन की जगह कुछ और शब्द दिया जा सकता है, दिया तो नहीं है लेकिन कभी कभी दे दिया जाता है। अगला है संवर्धन संरचना शाब्दिक समस्या प्रश्न। यह भी बार बार पूछा जाता है, संवर्धन क्या है, कुछ संवर्धन में वृद्धि होना था। संवर्धन, वर्धन वृद्धि, वर्धन वृद्धि, इतना % वृद्धि हो गया। देखिए वही चीज होगा, चाहे इतना रुपया वृद्धि हो गया। एक 9,950 वाले, एक 9,950 रुपया मोबाइल वाले फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई। 375 रुपए क्या हो गई, वृद्धि हो गई। निम्न कीमत क्या है, निम्न में से कीमत क्या है, ये पूछा गया। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नई कीमत क्या है, निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये है आपका संवर्धन का। याद रखिए किसका उदाहरण है, संवर्धन का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहां पे मोबाइल फोन एक है, मोबाइल फोन क्या है, एक है, उसका दाम एक है और उसका कुछ नया दाम हम लोग
मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, एक नया दाम मिल रहा है, यानी उसमें कुछ वृद्धि हो गया। यहां पे देखिए कुछ वृद्धि हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, वृद्धि। उसी दाम का मोबाइल 9,950 रुपये है और 375 रुपये की क्या हुआ, वृद्धि हो गया, हाँ इतना बढ़ गया। तो ये किसका उदाहरण, संवर्धन के उदाहरण। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा कि उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। मोबाइल एक है, उसमें दाम इतना रुपया बढ़ गया तो उसका वृद्धि हो गया, इसे संवर्धन कहते हैं। जब उतना संतरा डाला गया, कुछ और संतरा उसमें मिला दिए, यानी वही चीज उसमें और मिला दिए, कुछ जोड़ रहे हैं यहां पे, ये होता है समुच्चयन। आगे बढ़ते हैं और अगला है पॉइंट आपका अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। अमूर्तन जानते ही आप, अमूर्त रूप से सोचना, मतलब एक तरह से आप सोच को दर्शाता है, यानी जो आपके सामने नहीं है आप सोच से उस चीज को क्लियर कर लेते हैं अमूर्त रूप से सोच के। दूसरा असंगत क्रम सिद्धांत, असंगत यानी संगत नहीं, यानी मान लीजिए आपके सामने कुछ सामान अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं तो अलग अलग है यानी असंगत है, उसका क्रम का सिद्धांत, यानी सबको जोड़ के क्रम बता देना, ये असंगत क्रम सिद्धांत है। इसमें देखा जाए तो गणना के अमूर्तन और संगत क्रम सिद्धांत पे कठिनाई का अगर कोई बच्चा सामना कर रहा है तो वो किस तरह की गलती कर सकता है। जैसे में कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, यानी कक्षा 1 का कोई विद्यार्थी है, शिक्षक ने कहा कि जितने यहां पे वस्तु पड़े हुए हैं उसका सभी का गणना करके हमें बताओ, जिसमें पेन, रबड़ और शॉर्पनर था। पेन था, रबड़ था और क्या था आपका, शॉर्पनर था। इसमें देखा जाए तो विद्यार्थी ने क्या किया, विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। विद्यार्थी ने क्या किया, सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा, यानी एक लाइन में रख दिया, फिर उसने गणना किया। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पे कहा कि उसे कहना चाहिए कि 10 वस्तु है, लेकिन उसके स्थान पे कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर है। तो ये किस तरह के, मतलब किस तरह का कठिनाई का वो सामना कर रहा है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है। तो किस तरह का कठिनाई का ये सामना करता है, 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर कर रहा है, यानी अमूर्त रूप से सोच नहीं सकता, सबको जोड़ने के लिए नहीं सोच सकता है वो। और दूसरा असंगत क्रम सिद्धांत है, यानी अलग अलग तरीके का है और उसको एक जगह इकट्ठा करके, असंगत है यानी अलग अलग है तो उसको जोड़ के वो नहीं बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका संख्यांक। संख्यांक क्या होता है, संख्यांक किसी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त प्रतीक होता है। संख्यांक क्या होता है, किसी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक होता है। यह हिंदी, अरबी, रोमन तथा अंकों इत्यादि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे क, ख, 1 2 3, 1 2 3, ये 1 2 3 आपका रोमन में है, 1 2 3 आपका मतलब ये वाला आपका ये रोमन में है, इत्यादि। अर्थात संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या क्या है, एक प्रतीक है। कहा जाएगा कि हिंदी में लिखिए, कभी कहा जा सकता है रोमन में 1 2 3 लिखिए, तो वो संख्यांक में, रोमन संख्यांक में लिखिए तो रोमन संख्यांक में लिखेंगे, हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में लिखेंगे। तो इससे क्या होता है, जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इसका संख्यांक का प्रयोग किया जाता है। अगला है संख्या। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक संख्या को, जैसे हम आपसे कहें 1 लिखो तो आप अरबी में लिख सकते हैं, रोमन में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं 1 को, मतलब जैसे चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। यानी एक संख्या है, 1 या 2 ही कहें हम, 2 को लिखिए, हिंदी में लिखिए। इसके अतिरिक्त हम बोल देंगे कि आप रोमन में लिखिए, हिंदी अरबी में लिखिए या रोमन में लिखिए, किसी में कह देंगे। तो उसमें क्या करेंगे, आप जिस तरीके से हम बोलेंगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के 8-9 वर्ष की आयु के बच्चे, यानी संख्याओं के संदर्भ में देखा जाए तो प्राथमिक कक्षा के 8-9 वर्ष की आयु के बच्चे पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तता में प्रवीण हो जाते हैं। ये तीनों चीज में क्या हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लेकिन अनुपातिक विवेचन नहीं हो पाते, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते हैं, अनुपातिक विवेचन। विवेचन भी समझते हैं, विवेचन एक तरह से विवेचना करना, किसी चीज का विवेचना करना। तो समझिए कि छोटा बच्चा विवेचन नहीं कर सकता है, वही अनुपातिक विवेचन नहीं बच्चे में हो पाता है। लेकिन क्या क्या हो पाता है, पंक्तिबद्धता हो पाता है, वर्गीकरण हो पाता है और प्रतिवर्त्यता हो पाता है उनमें। इसके बाद अब अनुपातिक विवेचन होता है, लेकिन आगे चल के होता है। ये आपके प्राथमिक कक्षा में नहीं होता है, जो 8-9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें ये नहीं होता है।
आगे बढ़ते हैं, 1 to 5 का है इसलिए ये सारे शब्द यूज हो रहे हैं, यानी ये कहा जा रहा है 8-9 वर्ष इसलिए इस्तेमाल हुआ है। किसी ने पूछा था कि सर 1 to 5 और 6 to 8 में, कमेंट सेक्शन में था 1 to 5 और 6 to 8 में क्या अंतर है। देखिए 1 to 5 जो होता है 1 to 5 के लिए, यानी उसी तरह के बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो 6 to 8 से संबंधित होगा ना, वो 6 से 8 जो क्लास में बच्चे रहते हैं। 1 to 5 मतलब 1 to 5 एज नहीं, क्लास। 1 to 5 के जो बच्चे पढ़ते हैं 1 to 5 के कक्षा में, उस एज के बच्चों से संबंधित पेडागोजी के प्रश्न आते हैं। 6 to 8 में क्या होता है कि 6 to 8 के जो एज के बच्चे होते हैं, जो कक्षा आपका 6 से 8 में बच्चा जो इस उम्र में पढ़ता है, उससे संबंधित, उसके विकास से संबंधित, उसके सिद्धांत से संबंधित जो भी चीजें हैं उससे संबंधित वो प्रश्न पूछा जाता है। यही मेन आपका मतलब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बाकी सब सिद्धांत वगैरह लगभग सब सेम ही होता है, लेकिन विकास में देखिए अंतर होता है। जैसे यहाँ 8-9 वर्ष की आयु में पंक्तिबद्धता आएगा, वर्गीकरण आएगा, प्रतिवर्ता का में प्रवीण होते ये आएगा, अनुपातिक विवेचन उस समय तक नहीं होता है। आगे देखते हैं, हिंदू अरबी गणना प्रणाली। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है तथा यह योगात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकृति का होता है। ये योगात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है हिंदू अरबी गणना प्रणाली। इसीलिए और रोमन अंक जो होता है ये नहीं होता है। रोमन अंक देख लीजिए, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। रोमन अंक क्या करते हैं? स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में नहीं किया जाता है। यह स्थानीय मान का नियोजन भी नहीं करते हैं। स्थानीय मान का क्या करते हैं? नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं का लेखन में नहीं किया जाता है। अब स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान इसमें है, जैसे मैं अगर स्थानीय मान नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। जैसे में 1 2 3 लिखा गया है, अब इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए, तो आप डायरेक्ट कहते हैं कि 2 है, 1 अंक है, ये 0 हो गया, तो 20 होता है। अब यहां पे रोमन में लिखते हैं, तो रोमन में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 ऐसे करके लिखते हैं, 4 लिखना होता है ऐसे करके लिख देते हैं। अब यहां पे आप स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए इसका उपयोग नहीं होता है। ये स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में नहीं किया जाता है। बाइनरी सिस्टम, इसमें आधार जो होता है 2 की प्रणाली का पालन करता है। दूसरा है डेसिमल सिस्टम, इसमें आधार जो होता है 10 की प्रणाली का पालन किया जाता है। अब देखिए ये आधार क्या होता है, 2 क्या होता है, 10 क्या होता है, यह भी जानना जरूरी है। आजकल डेसिमल और बाइनरी सिस्टम से, बाइनरी दोनों एक ही शब्द है, तो बाइनरी सिस्टम यानी बाइनरी सिस्टम से प्रश्न निश्चित आ रहे हैं बाइनरी संख्या से। अब होता क्या है, अब इसमें 2 आधार का रहा है ना, कि 2 आधार का मतलब क्या होता है? 0 और 1। जब भी अंक लिखा जाएगा बाइनरी सिस्टम में, वो आपका 0 और 1 ही होगा, और ये पूरा संख्या को दर्शाता है। 27 भी लिखना है, 0 1 में लिख सकते हैं। देखिए 27 यहां लिखा गया, ये कितना है? ये टोटल आप करेंगे डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे तो ये 27 आएगा। कैसे बाइनरी टू डेसिमल करते हैं, कैसे डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, ये भी आज आप सीख जाइएगा, ये सीखना भी चाहिए। और जब भी पूछे तो डेसिमल सिस्टम 10 आधारी होता है। अब यहां पे प्रश्न पूछता है कभी कभी, तो बाइनरी जो संख्या होती है उसको कैसे डेसिमल में चेंज करें, डेसिमल संख्या को कैसे बाइनरी में चेंज करें। तो सबसे पहले सीख लेते हैं बाइनरी जो संख्या है आपके सामने है 11011, इसको हमको डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद करना चाहिए। देखिए यहां पे हमने वो संख्या रखा है 1, देखिए यहां लिखा है 11011, यही संख्या है। अब इसको करना क्या होता है? इसको गुणा करना होता है। किससे गुणा करते हैं? को ये 2 का पावर 0 से गुणा करते हैं, 2 का पावर 1 से, 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 के बाद क्या होगा? 3, और 2 के पावर 4 होगा। अगर इसके आगे भी रहता है कितना होता है? वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। वही चीज यहां लिखा गया है। देखिए ये दोनों आपस में गुणा होते हैं और बीच में प्लस होते जाता है, ये बीच में प्लस होते जाएगा और ये दोनों आपस में गुणा होते हैं, अब बीच में प्लस होगा। देखिए वही चीज यहां लिखा गया है, 2 का पावर 0 है गुणे 1, ये 1 था। 2 के पावर 1 है गुणे 1, तो ये 1 था। फिर यहां 0 था, फिर यहां 1 था, फिर यहां 1 था। अब यहां पे नीचे देखिए, अब इसको क्या किया है हमने? तोड़ के लिख दिया। अब 2 का जो होता है 2 को 4 में गुणा करने के लिए कहा गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 गुणे 1 यही है। यहां देखिए 16 गुणे 1 यहां लिखा गया है। अब दूसरा देखिए 2 के पावर 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे
2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वही 8 गुणे 1 लिख दिया गया है। फिर 2 दूनी, अब ये 3 नंबर देखिए, 2 दूनी 4, 4 गुणे 0 है क्योंकि यहां 0 था, तो बीच में मेरा क्या बन रहा था, ये 0 बन रहा था, तो 2 दूनी 4 और 4 गुणे 0, को 4 गुणे 0 कितना होता है, 0 होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए 2 गुणे 1, तो ये 2 का पावर 1 है, यानी 2 हो गया, 2 एकम 2, तो ये 2 हो गया गुणे 1 का 1। अब यहां देखिए 2 के पावर 0 है, तो 2 के पावर 0 मतलब 1, तो 1 गुणे 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सबको तोड़ के गुणा उड़ा करके साथ में जोड़ देंगे, तो ये 16 गुणे 1 यानी 16 हो गया, 8 गुणे 1 यानी 8 हो गया, 4 गुणे 0 यानी 0 हो गया, 2 गुणे 1 यानी 2 हो गया, और 1 गुणे 1 यानी 1 हो गया। अब इसको सब आपस में जोड़ देंगे, वो कितना हो गया, तो ये हो गया 8 2 10, 16 1 17, 10 27। देखिए हमने भी कैसे जोड़ा है, वही सिस्टम अपना रहे हैं ना, यानी 0 जो होता है उसके आसपास जोड़ के तुरंत क्लोज कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 27 आया। अब ये 27 हमने बताया था ना, 27 आ गया। अब इसको कैसे हम, मान लीजिए डेसिमल तो अब ज्ञात करना सीख गए, बाइनरी से डेसिमल आ गया, अब डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे, ये पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए बताया जा रहा है। अब बाइनरी टू डेसिमल सीख गए, डेसिमल टू बाइनरी। अब मान लीजिए ये हो गया आपका संख्या 27। अब 27 को बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी कितना आधारी होता है, को आप जानते हैं 2 आधारी होता है, को 2 आधारी यानी 2 से भाग देना है। 2 से आप भाग देंगे तो कैसे देंगे, यहां पे शेषफल लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे, और बीच में जितना नंबर से भाग दे रहे हैं वो लिखते हैं। को 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर 2 कितना मर्त में जाएगा, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 होता है, 6 मर्त में चला जाएगा, तो 6 दूनी 12, 1 शेषफल आ रहा है 13। फिर 2 से भाग देंगे, फिर कितना बार में कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, शेष कुछ नहीं ना बचे, 3 दूनी 6 कट गया, यानी यहां लिख देंगे 0। फिर कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा, 1 बार में, शेष आएगा, जी हाँ 1 आएगा, 2 एकम 2 और 1 शेष आगे जाएगा। अब देखिए यही चीज लिखा गया यहां पे, देखिए 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 आ गया ना, बस यही तो बाइनरी सिस्टम है आपका। बाइनरी टू आप जान गए डेसिमल, और डेसिमल टू बाइनरी भी सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय नहीं लेंगे हम ज्यादा। तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक मीन्स क्या होता है, तुलना, तुलना करके उसको क्या करना, जोड़ देना, तुलना करके जोड़ देना। जैसे उदाहरण भी हम इसमें देख लेते हैं, इस शाब्दिक समस्या का उदाहरण है, मेरे पास 6 पेंसिल है, मेरे पास कितना है, 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मेरे पास कितना पेंसिल है, 6 पेंसिल है, जो मनीष है ना उसके पास मेरे से, यानी मेरे पास 6 था, तो मेरे से 2 अधिक है। अब आप जोड़िएगा, मेरे पास 6 था और मनीष के पास 2 अधिक है हमसे, यानी 6। अब तुलना कर रहे हैं, मुझ में और मनीष में, दोनों आदमी में तुलना हो रहा है, मुझ में और मनीष में दोनों आदमी में तुलना हो रहा है, तो ये तुलनात्मक हो गया। और कर क्या रहे हैं, तो जमा कर रहे हैं, यानी जोड़ हो रहा है। जमा मतलब क्या होता है, जोड़ को हमने तुलना किया कि मेरे पास कितना था, मेरे पास 6 था, और जो मनीष के पास है उसके पास कितना, मेरे से 2 अधिक है, यानी 6 मनीष के पास होगा, यानी मेरे से 2 अधिक है, यानी 6 मनीष के पास होगा, साथ में 2 और अधिक है, यानी 6 + 2 यानी 8। तुलना करके आपने जोड़ा, तो ये होता है आपका तुलनात्मक जमा। इसी तरह घाटा वगैरह सब होता है, घटा वगैरह। अब प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण 2019 में भी पूछा गया था। इसको मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डायग्राम बनाते हैं, इसमें एक तरह का डायग्राम बनाते हैं जिससे स्थानिक चिंतन के साथ अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित किया जाता है। जिससे क्या होता है, स्थानिक चिंतन के साथ अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें गणित के कई विषयों का समाकलन यानी जोड़ा जाता है। गणित के कई विषयों का समाकलन किया जा सकता है, अर्थात त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना तथा अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना होता है। त्रिविमीय जो होता है, त्रिविम विचार क्षमता जो है, यही चीज आप अंग्रेजी में देखें, ऐसे लिखा गया त्रिविम विचार क्षमता, लेकिन अंग्रेजी में देखिएगा कि दोनों का अंग्रेजी सेम है, स्थानिक चिंतन, स्थानिक का, और त्रिविमीय विचार क्षमता का, दोनों का आप देखिएगा अंग्रेजी में आपका स्पिरिचुअल या कुछ होता है तो वो सेम ही होता है दोनों का, ठीक है। तो दोनों चीज एक ही है। तो ये दोनों अनुपातिक विवेचन और इसको, ये दोनों शब्द याद रखिएगा, और विषयों का समाकलन इसमें किया जा सकता है। गणित के कई विषयों का समाकलन इसमें किया जा सकता है। बस यही है प्रतिचित्रण। यही 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, यहीं से पूछा है, कोई चेंजिंग नहीं है, केवल अंग्रेजी में याद रखिएगा। स्थानिक चिंतन या त्रिविमीय दोनों को याद ही हो जाएगा ऐसे भी। चलिए आगे देखते हैं। संकल्पना मानचित्र, ये होता क्या है, पहले ही से जान लीजिए। जब भी संकल्पना मानचित्र आए तो समझिए कि ये जोड़ने वाला है, और ये बहुत ही फायदेमंद है। फायदेमंद इसलिए क्योंकि ये पूर्व ज्ञान से भी जोड़ता है।
नया कोई चीज सीख रहे हैं तो उसके साथ ही पूर्व ज्ञान से भी जोड़ता है। बस यही चीज कंसेप्ट याद रखिएगा। संकल्पना मानचित्र हो गया, जैसे में मानचित्र होता क्या है हमने बताया भी है, मानचित्र पे सोशल साइंस में हमने लेक्चर भी दिया था। जैसे मान प्लस चित्र, जो भी माप होता है, जो भी मान होता है, उसका चित्र बनाना, वो जाहिर सी बात है कि आप उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद वो चित्र ये बन रहा है। उसी तरह इसको भी समझिए। इसमें होता क्या है, नए जो भी शिक्षण कार्य होते हैं ना, नए जो भी होता है उसको पूर्व ज्ञान से ये जोड़ता है। पढ़ भी लीजिए। संकल्पना मानचित्र वह प्रक्रिया है जो प्रकृति में पदानुक्रमित होने के साथ साथ, पदानुक्रमित होता है, क्रमित होता है, ये होने के साथ साथ नए शिक्षण को क्या करता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है, सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित और धारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। एक जगह इकट्ठा वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अगला है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग चौपड़ यानी टाइलिंग, समिति, प्रतिरूप है। ये देखिए याद रखिएगा, ये सारे हैं आपके, ये बार बार ये 2 बार पूछा गया है। चौपड़ जिसे टाइलिंग भी शब्द याद रखिएगा, चौपड़ यानी टाइलिंग। इसके बाद समिति शब्द याद रखिए, उसके प्रतिरूप ये हैं, लेकिन अनुपात नहीं है। लेकिन क्या है, अनुपात नहीं है। यही तीनों ऑप्शन बार बार दिए जाते हैं, ये तीनों ऑप्शन याद रखिएगा। चौपड़ की जगह टाइलिंग भी दिया जा सकता है, कि टाइलिंग भी शब्द याद रखिएगा। ठीक है। एक बार और प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था जो आपका आकृति है उसमें कौन सा इसमें नहीं है। तो उसमें था, आकृति में आपका चौपड़ यानी टाइलिंग था, समिति था, प्रतिरूप भी था, लेकिन जो आकृति पाठ है उसमें शंकु का जिक्र नहीं था। आकृति पाठ से संबंधित पूछा था, आकृति में किसका उपयोग नहीं किया गया है, तो उसमें शंकु का उपयोग नहीं किया गया था। तीनों ऑप्शन सेम ही थे, केवल शंकु इसमें नहीं था। अब यहां पे क्या दे दिया था, एक बार सीटेट में अनुपात दे दिया था, अनुपात नहीं है, और आकृति अगर यहां शब्द लगा दे तो समझिएगा शंकु भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, और इसीलिए चौपड़ का हमने टाइलिंग भी लिख दिया है ताकि आप गलती नहीं करें। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। कागज की पट्टियों का प्रयोग विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, कागज की पट्टियों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला बिंदु सेट, कक्षा 5 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु सेट, जो भी ज्यामितीय संकल्पना है सममिति और परावर्तन का, तो उसको समझ, उसकी वृद्धि के लिए बिंदु सेट यानी डॉट पेपर व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। व्यवहार कौशल के बारे में भी ऊपर में हमने चर्चा किया है पहले वीडियो में। तो इस उपकरण की आवश्यकता होती है किसके लिए, तो कक्षा 5 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बिंदु सीट यानी डॉट पेपर का। अगला है डायनिस ब्लॉक्स। डायनिस ब्लॉक का प्रयोग गणितीय संक्रियाओं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग को छात्रों की बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें छात्र संख्या और पैटर्न को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से ब्लॉक में संक्रिया कर सकता है। संक्रिया मतलब वही जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता है। संख्या चार्ट और इससे संबंधित गतिविधियां। चार्ट गणित पढ़ाने का एक बहुमुखी उपकरण है। चार्ट गणित पढ़ाने का क्या है, एक बहुमुखी उपकरण है। इसका उपयोग संख्या, पैटर्न, संख्याओं के आपसी संबंध, संक्रियाएं और समस्या समाधान से संबंधित गतिविधियां आदि पर कक्षा 1 से 5 के बच्चे के साथ कार्य किया जा सकता है। संख्या चार्ट होता क्या है, बेसिक रूप से समझिए। एक संख्या बोर्ड होता है। चार्ट मतलब क्या है, एक बोर्ड जिसमें संख्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 जो भी लिखना है लिख दीजिए। ठीक है, जो भी लिखना नहीं है वही आप 1 2 3 पूरा लिखिएगा, और क्या लिखिएगा। तो ये सारी चीज उसमें लिखा जाता है, इसी को हम संख्या चार्ट कहते हैं। और संख्या चार्ट गणित पढ़ाने का एक बहुमुखी उपकरण है। ठीक है, इसमें एक और चीज पूछा गया था, लेकिन ये याद रखिएगा कि लेकिन गणित कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए इसका उपयोग शिक्षा के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता। जो आंख से नहीं देख सकते हैं उसका, तो उन लोगों के लिए संख्या चार्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी वो टच करके संख्या चार्ट, तो आपका 1 2 3 लिखा हुआ है तो टच के नहीं बता सकते, वो 3D में होगा तो वो बता सकते हैं। अब चलते हैं गिनतारा के बारे में। गिनतारा को आप जानते ही हैं, जिसे अबाकस के नाम से भी जानता है। अबेकस भी देता है, अबाकस भी देता है। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न एवं वर्गमूल के सवालों को भी हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन विशेष रूप से इकाई, दहाई तथा अन्य के स्थानों को प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं
पैमाना तथा माप पे। कक्षा 3 में पाठ 11 में जगमग में मापने का उपयोग किया गया है, जैसे दूध को मापने के लिए पैमाना का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। यानी पहले वो क्या करेंगे, पहले अप्रमाणिक मापों के बाद, यानी पहले अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, उसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे। इसे मापन में त्रुटियों का पता चलता है और प्रमाणिक माप का महत्व बढ़ता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आखिर क्यों ऐसा उपयोग करते हैं? क्योंकि अगर आप अंगूठे से कहते हैं तो आप बताएंगे एक बीता है, 2 बीता है, मतलब बीता से मापेंगे, तो उसके बाद आप जो भी प्रमाणिक माप है उससे मापेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा यह होगा कि त्रुटियों का इससे पता चलता है और इससे प्रमाणिक माप का महत्व बढ़ता है। यानी आप बता दिए कि इतना सेंटीमीटर ये है, इतना सेंटीमीटर क्या है। अब हाथ से माप रहे हैं तो 1 बीता को उनके बीता से माप रहे हैं, ये 3 बीता हो रहा है, आपके बीता से 2 बीता हो रहा है, बड़े हैं तो इस तरह से त्रुटि हो रहा है। तो त्रुटि ये समझ में भी आएगा, इसलिए प्रमाणिक माप का क्या होगा, महत्व ये बढ़ेगा। इसलिए पहले अप्रमाणिक फिर प्रमाणिक। मोतियों की माला कक्षा 2 में पाठ 12 में लेना और देना में जोड़ और घटाव इसकी सहायता से सिखाया गया है। गिनती सिखाने में भी इसका उपयोग होता है तथा वर्ग 3 में भी इसका प्रयोग है। 10 ग्राम कक्षा 3 लेसन 5 आकृतियों का कमाल में इसका उपयोग किया गया है। 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीजों की आकृतियां बना सकते हैं। इस किताब के 201 नंबर पेज पर तुम्हें चित्र में दिखाए गए वर्ग की तरह का वर्ग मिलेगा। इस तरह का चित्र जो आपके सामने दिख रहा है ये मिलेगा। इसे ध्यान से काटकर बाहर निकालो। इसे ध्यान से काट के बाहर निकालना है। उसके टुकड़ों को काटकर अलग करो। उसके टुकड़े को क्या करना है, काट के अलग करना है। यानी 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग करें, काट कर अलग करें। 5 टुकड़ों का यह समूह 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम कहलाता है। 5 टुकड़ा का ये समूह किस तरह का कहलाएगा? 5 टुकड़ा वाला समूह 5 टुकड़ों का वाला 10 ग्राम कहलाएगा। इन 5 टुकड़ों को इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृति बनाना है। कोई भी आकृति दे दिया जाएगा, उस तरह का आकृति इसको बनाना है, तो उस तरीके से आप रख के बनाइएगा। अब आते हैं ग्राफ पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ पेपर, 3-4 बार इसी टेन में पूछा गया है, याद कर लीजिए। किसी सूचना का किसी दृश्य तकनीक के अनुसार द्विविमीय यानी 2D ज्यामिति में सांकेतिक अभिव्यक्ति संरेखी या आरेख डायग्राम कहलाता है। कभी कभी इसे ग्राफ नाम से भी पुकारते हैं। आरेख वह चित्र है जिसके विभिन्न भागों के परस्पर संबंध आरेख को निरूपित वस्तुओं के परस्पर संबंध को स्पष्ट करते हैं। एक बार ग्राफ पेपर लाके देख लीजिएगा, बाकी सब ये स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी आरेख से अभिव्यक्त वस्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियों के यथार्थ संख्यानात्मक मान को चित्र पर मापकर दिखाना है। 2 दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अर्थात 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन की संकल्पना को समझने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ग्राफ पेपर शिक्षण अधिगम उचित साधन है। ग्राफ पेपर आंकड़ों का आलेखीय प्रस्तुतिकरण है, जिसमें आंकड़ों को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जिसमें आंकड़ों को किसमें समझाया जाता है? प्रतीक द्वारा समझाया जाता है। और समान आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात अगर दिए हुए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, इसे कक्षा 4 के विद्यार्थी को समझने के लिए उचित माध्यम आपका आलेख ग्राफ पेपर का प्रयोग होता है, जिस पर यह प्रदर्शित करके हम दिखा सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी 2 असमान मतलब आयत और समानांतर चतुर्भुज है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, को किस तरीके से बताएंगे कि इसका दोनों का क्षेत्रफल समान है, माने कैसे बताएंगे? तो आप आलेख या ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। अगला है ग्रिड पेपर। 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त जो संख्या होती है सदैव दोनों संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को दिखा सकते हैं कि यह कथन सदैव सत्य नहीं होता। यह कथन क्या होता है? सदैव सत्य नहीं होता है। ये जानते हैं कि आप जो 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव संख्या से बड़ी नहीं होती है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि अगर बच्चा कहता है कि 2 संख्या जो होती है दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा बड़ी संख्या प्रस्तुत होती है, यानी दोनों से जो होती है वो बड़ी होती है। जैसे 2 गुणे 1 अगर हम करते हैं आपस में, मान लीजिए दशमलव छोड़ देते हैं, 2 गुणे 1 करते हैं, दोनों से बड़ा थोड़ी नहीं हो जाएगा, समान हो जाएगा। उसी तरह अगर दशमलव में अगर हमको ये को
नॉर्मल तरीके से। लेकिन दशमलव में अगर हमको दिखाना हो तो कैसे करेंगे? तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को दिखा सकते हैं कि यह कथन सदैव सत्य नहीं होता है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न के छोटा बड़ा 1/10 1/100 समझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? तो 10x10 का वर्गाकृत ग्रिड है। देखिए ये 1/10 है और 1/100 है। ये इसको दिखाने के लिए 10x10 10x10 कितना हो गया? 10x10 यानी 100 हो गया। तो ये वर्गाकृत ग्रिड का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो एक चीज, दो चीज यहां पे याद रखिएगा। एक तो ग्रिड पेपर का उपयोग कब करेंगे? दो दशमलव की संख्याओं को गुणन को प्रदर्शित करके हम ये सिद्ध कर सकते हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, उसको दिखा सकते हैं कि वो हमेशा बड़ा नहीं होता है। इसको किसका प्रयोग करेंगे? बड़ा दिखाने के सदैव ये कथन सत्य नहीं है, इसके लिए ग्रिड पेपर का प्रयोग करेंगे। और जब 1/10 और 1/100 को समझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कौन सा है? तो वो 10x10 वर्गाकृत ग्रिड हो जाएगा। अगला है टाइल। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक टाइल तथा ग्राफ पेपर जैसे साधनों का शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? समान हो सकता है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? टाइल का प्रयोग किया जा सकता है, ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जा सकता है। यहां पे देखिएगा दो चीजों का, दो आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। किसके बारे में? दो आयतों का क्षेत्रफल। इसके बाद है आयत के बारे में। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित गणितीय धारणाओं को संबंधित किया जा सकता है। वो क्या क्या? देखिए आयत में क्या क्या आता है। आयत में आपका क्षेत्रफल आ सकता है, गुणनखंड आ सकता है, परिमाप आ सकता है। आयतन नहीं आएगा, क्योंकि आयतन कब आएगा? तो त्रिविमीय में आता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। तो ये त्रिविमीय होता है, जैसे बेलन वगैरह, शंकु वगैरह, घन वगैरह होते हैं, ये त्रिविमीय होते हैं। इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आयतन का। और जब भी आयत से संबंधित कुछ भी प्रश्न वगैरह बच्चा हल करता है तो क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि टाइल प्रायः वर्गाकार होती है। टाइल या आयत जो भी हो, तो ये क्या होता है? इसका मुख्य कारण कि टाइल प्रायः वर्गाकार होती है और वर्ग में क्षेत्रफल, वर्ग या आयत में, यहां वर्ग लिखा गया है, वर्ग या आयत, वर्ग या, यहां देख लीजिएगा, वर्ग या आयत में क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप तीनों निर्धारित होते हैं। यही तीनों निर्धारित होते हैं। क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप तीनों निर्धारित होते हैं। ठीक है, वर्ग भी आएगा तो उसमें भी क्षेत्रफल होता है, उसमें भी वर्ग में क्या होता है? आयत नहीं, ये आयतन नहीं होता है। आयतन किस में होता है? आयतन आपका त्रिविमीय आकृतियों में होता है। त्रिविमीय समझ कैसे होगा? त्रिविमीय आपका बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, बोतल का जो ऊपरी दृश्य होता है उसको चित्रित करना क्या हो जाएगा? त्रिविमीय चित्र को यह दर्शाता है। त्रिविमीय यानी 3D, जिसमें ऊंचाई भी होता है। अगला, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। उसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 27 सेंटीमीटर है। तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर होते हैं। इसको एक बार समझ लीजिएगा, बनाकर देख भी लीजिएगा, नहीं तो इसको याद कर लीजिएगा। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। 3 गुना की बात कहा गया है। उसके बाद कहा गया इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर। तब आयत और वर्ग के दोनों परिमाप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। परिमाप समझते हैं ना? मान लीजिए आयत का परिमाप निकालना हो तो क्या होता है? ये सब वृत्त में यही परिधि हो जाता है, यानी ये टोटल जितना दूरी है वो, ये टोटल जितना लाइन है वो, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। परिमाप कितना हो गया? 4। पैटर्न की पहचान गणित के लिए अहम है। पुनरावृत्ति करने वाले साधारण आकार वाले पैटर्नों से शुरू करके बच्चा ज्यादा जटिल पैटर्न की ओर बढ़ सकता है, जिसमें आकार तथा संख्याएं दोनों शामिल होंगे। यह उस सोचने के तरीके की नींव रखता है जिसे हम बीज गणित कहते हैं। अगला है खेल और पहेलियां। प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं बच्चे जो होते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं? प्राथमिक स्तर पे करते हैं। और क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे रुचि से लेकर पढ़ सके। इससे समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। इससे क्या होता है? समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। कार्ड की पहेली, वृत्त रंगना, कार्ड की पहेली और इस तरह की अन्य गतिविधियां कक्षा में की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि इस तरह की गतिविधियों के बाद
बाद की बातचीत बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करने में मदद करेगी। किसका भिन्न की समझ विकसित करने में मदद करेगी? अब पढ़ लेते हैं आकृति के बारे में। आकृतियों के सममिति, चौपड़ तथा प्रतिरूप यानी पैटर्न पहलुओं का प्राथमिक स्तर से संबंध है। लेकिन कोण, जो हमने बताया ना ऊपर में कोण, वही, लेकिन कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। अर्थात आकृति नामक पाठ में कोण का जिक्र नहीं है। आकृतियों के उपयोग की सहायता से चित्र बनाना रचना या सृजन कहलाती है। जब भी आकृति के उपयोग की सहायता से कोई चित्र बनता है तो उसको क्या कहेंगे? रचना या सृजन कहेंगे। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, इसमें सममिति है, चौपड़ है, प्रतिरूप यानी पैटर्न है, जो अभी हम इसी वीडियो में ऊपर में देख रहे थे। हमें लगा था कि इस वीडियो से पहले था, लेकिन इसी में आकृति के बारे में को इसमें क्या है? प्राथमिक स्तर से संबंध है, लेकिन कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, यानी आकृति के पाठ में कोण का जिक्र नहीं है। अगला है आगमन विधि। पहले उदाहरण फिर नियम जैसे पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे के त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। देखिए, जब भी पहले उदाहरण फिर नियम प्रूव किया जाए तो ये क्या होता है? आगमन विधि। निगमन विधि ठीक इसका उल्टा होता है, इसमें पहले नियम फिर उदाहरण होता है, यानी पहले नियम बता दिया जाएगा, जो भी पाइथागोरस का प्रमेय है वो बता दिया जाएगा। तो देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए इन्होंने क्या किया? एक शीट वितरित की, यानी उदाहरण दे रहे हैं, पूरा चीज प्रोसेस बता रहे हैं, फिर वो किस पे जाएंगे? नियम पे जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका आगमन विधि हो जाएगा। वही पहले नियम बता देते, फिर उदाहरण से उसको समझाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? निगमन विधि हो जाता है। विश्लेषण और संप्रेषण। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में रखा गया वाद विवाद बच्चों को विश्लेषण और संप्रेषण में प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वाद विवाद जैसे क्रियाकलाप में विश्लेषण एवं संप्रेषण शक्ति बढ़ती है। दोनों का शक्ति क्या होता है? बढ़ता है। अगला है प्राथमिक अवस्था में गणित में अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अगला है गणित में जब व्यवहारिक उपागम का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रयोग से एक निश्चित प्रकार की सोच एवं तार्किकता विकसित होती है। अगला पॉइंट है यदि विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में सक्षम है, किसी प्रश्न को क्या कर रहा है? किसी समस्या को हल करने में सक्षम है तथा उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है और उसकी व्याख्या क्या कर रहा है? वो नहीं कर पा रहा है, तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है यह निम्न स्तरीय भाषा परिवर्तन। निम्न स्तरीय क्या है? भाषा परिवर्तन, और उच्च स्तरीय गणितीय परिवर्तन को दर्शाती है। अब भाषा परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि व्याख्या वो नहीं कर पा रहा है। भाषा मतलब क्या? भाषा मतलब जो बोल रहे हैं वो क्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर पा रहा है, लेकिन अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, इसलिए निम्न स्तरीय हो गया। उच्च स्तरीय यानी वो क्या कर रहा है? समस्या को हल कर ले रहा है, लिख के जो भी काम करना है वो कर दे रहा है। हाँ, ऐसे ये आंसर आ गया। तो ये उच्च स्तरीय ये है और निम्न स्तरीय ये है भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर। अगला पॉइंट, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रभावशाली योजना। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्र रटने और संकल्पना को समझ में अंतर किया जा सके। देखिए यहां पे ये क्यों सही है? क्योंकि मतलब जो रटने और संकल्पना में दोनों में अंतर की बात कहा जा रहा है, यानी बच्चा समझ जाएगा कि रटने से ये हानि है और ये समझ लेंगे तो ये फायदा है, इसका अंतर से इसलिए ये सही है। विद्यार्थियों के त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए तथा ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, तो ये मूल्यांकन करने के प्रभावशाली योजना है। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में सीखते हैं, इसका आकलन कैसे करेंगे? तो गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास तर्क कौशल का विकास से होता है। अगला है अधिगम और आकलन का व्यवस्थित क्रम। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। पहला है आपका इसमें व्यवस्थित क्रम क्या है? शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना। सबसे पहले योजना का जो भी आकलन करना उसका योजना बनाएंगे और उसका संगठन करेंगे। दूसरा में है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, यानी जो भी शिक्षण अधिगम है एक साथ में उसका आकलन करेंगे, फिर उसका प्रगति का रिपोर्ट का विकास करेंगे, जो भी उसका रिपोर्ट होगा उसका विकास करेंगे, फिर बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग, यानी जो कैसा पाया क्या हुआ वो रिपोर्टिंग, फिर उसका संचार करेंगे, यानी लास्ट में वो क्या करेंगे? संचार कर देंगे। ये चौथे ऑप्शन में है।
इसके बाद है निर्माणात्मक आकलन, ईवीएस में ये पढ़ाया भी गया है। रचनात्मक आकलन, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, सीखने के लिए आकलन। निर्माणात्मक आकलन कक्षा के संदर्भ में संपन्न होता है। कभी कभी होता है ना, टीचर पढ़ा रहे हैं और उसी में पूछ देते हैं, उसी में पूछ दे रहे हैं, यानी बच्चे का निर्माण करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछ दिए, तो ये शिक्षा जब दिया जाता है, शिक्षण जब कराया जाता है, उसी संदर्भ में ये उसी समय पूछा जाता है, तुरंत उसमें निदान भी हो जाता है। कोई जवाब नहीं देता है कि तुरंत ये नैदानिक और सुधारात्मक होता है, यहां लिखा गया। ये प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रदान करता है। कोई इसी को निर्माणात्मक कहते हैं, इसी को सीखने के लिए आकलन कहते हैं, इसी को रचनात्मक आकलन के नाम से भी जानते हैं। अगला योगात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन या अंतिम आकलन होता है। संकल्पनात्मक आकलन या अंतिम आकलन होता है, इसे हम कहते हैं सीखने के आकलन। जब बोर्ड वगैरह में परीक्षा होता है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षा, तो वो किस तरह का आकलन होता है, तो ये योगात्मक आकलन होता है, या संकल्पनात्मक आकलन होता है, या अंतिम आकलन होता है, ये सीखने के आकलन होता है। ये रेस्ट ऑल पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं, वर्ष के अंत में होता है, बोर्ड परीक्षा लेता है, ये सारी चीज। व्यक्तिगत आकलन, एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन, जब वह कोई गतिविधि कार्य करता है उसे पूर्ण करता है। सामूहिक आकलन, किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चे द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन कहलाता है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों, सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। स्व आकलन, जिसे हम सीखने के समान आकलन के नाम से जानते हैं, बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान, कौशल, प्रक्रियाओं, रुचि, व्यवहार आदि में प्रगति के स्व आकलन से संबंधित। बच्चा खुद का आकलन कर रहा है, उसे स्व आकलन कहते हैं, इसलिए इसके सीखने के समान आकलन के नाम से भी जानते हैं। सहपाठियों द्वारा आकलन, एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे का आकलन, इसे दो बच्चों की जोड़ी या समूह में करवाया जा सकता है। विद्यालय आधारित आकलन, SBA आकलन, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन होता है। इसमें आगे लिखा गया विद्यालयों में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। अगला पॉइंट है, वर्ग की भुजा दुगुनी कर दिया जाए तो नया परिमाप 2 गुना हो जाएगा। वर्ग की भुजा दुगुनी कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सममिति रेखाएं, किसी दोनों सममिति रेखाएं पूछे, यानी किसी प्रश्न में पूछे कि दोनों सममिति रेखाएं किसमें खींची जा सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका x होता है। अब ये हम बता देते हैं कैसे, उसमें कितनी सममिति रेखाएं बन सकती है, तो उस लेटर के को इस तरीके से काटते हैं जिससे काटा हुआ भाग एक दूसरे को अच्छे से या पूर्ण रूप से ढक सके। जैसे x में 2 सममिति रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज भी होता है, एक ऊर्ध्वाधर भी होता है। क्षैतिज यानी ऐसे, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे। अब यहां पे हम दिखाते हैं कि x का कैसे हुआ है। जैसे में x ऐसे लिखते हैं ना, अब इसको बीच से ऐसे काट दें तो ये भाग इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ढक लेगा। ये उसके ऊपर इसी तरह इधर भी बना हुआ, इसी तरह इधर भी ढक लेगा। अगर इसी x को अगर ऐसे भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग ऊपर में ढक लेगा। लेकिन अगर हम a लिखते हैं, ऐसे a करके लिखते हैं, तो अगर हम ऐसे बीच से काटें, ऐसे हम बीच से काटे तो ये सिरा इस सिरे को तो ढक लेगा। लेकिन अगर इसी a को ऐसे a लिखा गया, ऐसे काटेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले को ढकेगा, कभी नहीं ढकेगा, क्योंकि ये ऐसे बन के आएगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो ये ढकेगा एक दूसरे को। मान लीजिए यहां से काट देते हैं कि ये दूसरे को ढकेगा, नहीं ढकेगा। तो a में एक सममिति रेखा है, x में कितना सममिति रेखा है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी कितनी सममिति रेखाएं होती है ये भी पूछा जाता है, को आप काट के देख लीजिए कितनी चीजों को वो ढक रहा है। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 1.1/10 होता है। 1 दशांश होता है यानी 1/10। शतांश कभी कभी प्रयोग होता है यानी 1/100। विनमय नियम को 44 की जगह अगर 404 लिखे तो उन्हें मूर्त अवस्था में विनमय नियम समझाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा से कहे कि 44 लिखो, वो लिख दिया 404, तो उसे कैसे समझाएंगे कि मूर्त पदार्थ के द्वारा विनिमय नियम। विनिमय मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना है, विनिमय नियम द्वारा समझाएंगे। अब विनिमय नियम आ गया तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे नियम आपको जानने चाहिए। इसमें देखा जाए तो परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन का नियम, देखिए इसको समझाना तो था लेकिन लंबा वीडियो होते जा रहा है, तो हम कल से यहां से स्टार्ट करेंगे। परिमेय संख्याओं का योग और
गुणन। और यहां से सीटेट का प्रश्न निश्चित यहां से एक फंसता है, तो ये भी समझाएंगे लेकिन पार्ट थर्ड में। और टारगेट है 300 लाइक का। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हिंदी क्लब को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 300 लाइक जल्द से जल्द कीजिए, ताकि इसका पार्ट थर्ड भी जल्द से जल्द आपको मिले। ये भी बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।